अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है। इनका नाम है शहजाद अनवर। इनका ज़िला है करक और गांव का नाम है लातंबर। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है। ये जो शहजाद अनवर हैं इनकी पहले भी मैं कहानी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये और इनके छोटे भाई शाहजेब अनवर, इनके साथ बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए थे ज़िंदगी में जो इन्होंने अपने साथ शेयर किए थे। फिर इनका एक बेटा था ज़रार जिसके साथ बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए थे, उन्होंने वो भी सारे शेयर किए थे। और मुझे कहा था कि अभी भी कई एक ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था, वो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। तो उन्होंने वो सारे सच्चे खौफनाक वाक़यात मेरे साथ शेयर किए हैं स्टोरी में, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। शहजाद अनवर जिनका ये उनका रियल नाम, ये उनका नेम भी रियल है और ज़िला करक, गांव लतंबर, खैबर पख्तूनख्वा, ये रियल लोकेशन है। अब वो आजकल पेशावर में रह रहे हैं लेकिन गांव भी उनका आना जाना रहता है। वो कहते हैं हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत थी अक्सर जो हमारे घर भी आती थी। और ये उस दौर की बात है कि जब ऐसी औरतें आती थी, आज भी मिलना जुलना रहता है। बूढ़ी औरत से मुराद एक ऐसी खातून जो हर घर में जाती है और उसको वेलकम किया जाता है इस अंदाज़ में कि उससे हाल अहवाल पूछा जाता है, सब ठीक है, सब खैर खैरियत है। यानी आज टीवी, सोशल नेटवर्क, इंटरनेट, ये वो ज़राए हैं जिससे हर कोई अपने अपने मोबाइल के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है। हालात तो हाजरा हों, इंटरटेनमेंट हो या कुछ भी आपको देखना है, पता लग जाता था। कि पहले के दौर में ऐसी जो बूढ़ियाँ होती थीं ये हालात हाजरा चलता फिरता होता था। इनके पास सब हालात होते थे, स्पेशली उस गांव के, उस गली के, उस महल्ले के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे होते थे, उस खाला को या उस बूढ़ी अम्मा को सब पता होता था। इसलिए सब उसकी इज़्ज़त भी इसलिए करते थे। वो जब भी किसी के घर में आती थी उसको मोस्ट वेलकम किया जाता था, जानते थे घर वाले। इसके बाद बहुत सारी ख़बरें होंगी तो उससे पूछते थे, सुनाओ क्या हाल है अम्मा। अम्मा बताती, बस क्या सुनाऊं, फ़लाँ घर में ये हो गया, उसकी बेटी का ये मसला है, उसके यहाँ ये परेशानी चल रही है, मैं फ़लानी के घर में भी गई थी और उसने ये बताया। तो इस तरह वो सबके क्योंकि घरों में जाती थी तो वहाँ से कुछ हाल दिल, कुछ हालात हाजरा सुना के और कुछ उनके हालात सुन के वो फिर मिशन पे निकल पड़ती हैं अगले घर। इस तरह उनको चलता फिरता हालात हाजरा कहा जाता। एक दफ़ा वो कहते हैं, शाहजेब अनवर कहते हैं कि शहजाद अनवर, सॉरी मैं शाहजेब तो उनके भाई का नाम है, यस शहजाद अनवर कहते हैं मैं छोटा था, 4-5 साल मेरी उम्र होगी। 1987 का ये वाक़या है कि एक शाम वही बूढ़ी औरत हमारे घर आ गई, वालिदा के साथ बैठी बातें कर रही थी। मैं भी छोटा सा था तो वहीं उनके साथ ही खेल रहा था। तो खेलते खेलते उनकी बातें सुनी तो बातों के दौरान वो बूढ़ी अम्मा हमारी वालिदा से कह रही थी, शीशा आ गया है। और गांव के अंदर एक खौफ व हरास फैला गया है। ऐसा खौफ व हरास फैल गया है कि सारे उस शीशा से डर रहे हैं। कुछ मुझे बातें समझ आई थी, कुछ जो नहीं आ सकी। तो मैं इंतज़ार में था ये अम्मा से दूर जाए, घर अपने जाए, तो मैं अम्मा से पूछ सकूं कि ये शीशा क्या है। क्योंकि हमारी निगाह में शीशा वही आईना था जिसके सामने इंसान खड़े होकर अपने आप को देखता है। हर घर के अंदर शीशा लगा होता है, लेकिन उसके लफ्ज़ों से लगता था ये शीशा किसी और चीज़ का नाम है। क्योंकि मैं जब शीशे का जिक्र सुना उसके पास बैठ के, बज़ाहिर तो मैं खेल रहा था लेकिन मैं बातें उसकी सुन रहा था, तो उसकी बातों में जो कुछ मुझे समझ आ रहा था वो बहुत अजीब व गरीब था। इसलिए मैं माँ से पूछना चाहता था, अम्मा व्हाट इज़ शीशा, शीशा क्या है। तो जब वो चली गई तो मैंने कहा, अम्मा ये अम्मा बोल रही थी ये शीशा आ गया है, शीशा क्या है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा शीशा चुड़ैल को कहते हैं।
और जैसे माँ ने ये जिक्र किया कि शीशा वो चुड़ैल को कह रही थी, यानी कि चुड़ैल का डायरेक्ट नाम लेते हुए ये लोग डरते थे। ये जो बुज़ुर्ग होते थे उस दौर के, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि चुड़ैल को आप डायरेक्ट चुड़ैल कहेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके पास आ जाएगी, आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए कोड वर्ड कह लीजिए इस अंदाज में कि वो सुन ना ले, और अगर सुन लेगी तो आ जाएगी, इसलिए वो लफ्ज़ शीशा बोल देते थे। तो तब मुझे वो बातें सारी जहन में याद आ गईं जो कुछ देर पहले वो मेरी माँ के साथ शेयर कर रही थी कि इस गांव के अंदर एक ऐसी चुड़ैल आई हुई है जिसकी वजह से सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके वाक़यात जो कुछ कुछ अब मुझे समझ आ रहे थे, जिस तरह वो बता रही थी कि किसी के घर में रात के फ़लाँ टाइम पे वो उठे तो उन्होंने उस वक्त शीशा को देखा था और वो सारे चीखना शुरू हो गए। मैं बच्चा था, मेरे जहन में मुसलसल शीशा आईना चल रहा था, इसलिए मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बात है, रात को उठे और उन्होंने आईना देख लिया और वो डर गए। लेकिन क्योंकि वो उस लफ्ज़ चुड़ैल को कोड वर्ड में शीशा बोल रही थी, इसलिए उसने कहा कि उन्होंने रात को शीशा को देखा और वो सब डर के चीखें मारना शुरू हो गए। कुछ वाक़यात उसने इसी तरह के और भी सुनाए गांव के, कि लोगों ने, जो मैं बच्चा था उस तरीके खुल के नहीं समझ सका, सुन नहीं सकता, वरना ज़रा आपके साथ शेयर करता, लेकिन इतना समझ आ गया था कि उन दिनों में गांव के अंदर कोई एक चुड़ैल घूम रही है जिसको गांव वाले देख रहे हैं, उससे खौफज़दा हैं। अब जैसे ही एक रात होती है, सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, कहीं वो शीशा, वो चुड़ैल हमारे घर में दाखिल ना हो जाए। उसी रात की बात है, हम भी अपने घरों में उसी तरह लेट गए। मेरे दिमाग से वो चुड़ैल, वो शीशा निकल गई। अम्मी के साथ शाहजेब, मेरा जो छोटा भाई है, वो 4-5 साल मुझसे छोटा है, वो बिल्कुल छोटा सा बेबी था, वो एक चारपाई पे अम्मी के साथ लेटा था। शहजाद अनवर कहते हैं, मैं और मेरा भाई एक और चारपाई पे, हम दोनों छोटे थे 4-5 साल के, हम दोनों लेटे हुए थे। जिस अंदाज में रात को सोते थे, आज भी अपनी अपनी चारपाइयों पे सो गए और थोड़ी ही देर के बाद हमें नींद आ गई। हर तरफ खामोशी थी, रात का अंधेरा था, और रात का अंधेरा ही खुद बहुत बड़ी भयानक खामोशी जो इंसान को डराने के लिए काफ़ी है। हम भी अपनी चारपाइयों पे सुकून से सो रहे थे कि मेरी आंख खुली एक ज़ोरदार चीख से। ये चीख कहीं और से नहीं, मेरे साथ लेटे हुए मेरे भाई ने चीख मारी थी। और जैसे उसने चीख मारी, मेरी एकदम से आंख खुल गई और मैंने एकदम से हड़बड़ा के देखा भाई की तरफ, तो भाई ने अपने दोनों हाथ अपने बालों में रखे हुए थे और इस अंदाज में वो मुसलसल चीखे जा रहा था जैसे उसको तकलीफ हो रही हो। और पास लेटे हुए मैंने उसको गौर से देखा तो वो झटके ले रहा था इस अंदाज में जैसे उसके सर के बालों को कोई खींच रहा हो। उसके सर के बालों के झटके निकल रहे थे। मैं एकदम से हैरान हुआ इसको क्या हुआ है, और वो मुसलसल अपने हाथ अपने सर के बालों को पकड़ने में इस तरह लगा हुआ था जैसे वो खुद खींच रहा है या क्या कर रहा है, कुछ समझ ना आई मुझे। लेकिन उसकी चीखें मेरे पास होने की वजह से मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थी। तब मुझे समझ आई जब बाकायदा मेरे भी बालों को किसी ने पकड़ के खींचा तो मेरे हाथ खुद ब खुद बालों की तरफ चले गए इस अंदाज में कि मैं बचा सकूं अपने बालों को, कोई मेरे बालों को खींच रहा है। उससे पहले वो अपने बालों में क्यों हाथ लगा रहा था, क्यों चीखें मार रहा था, जो समझ नहीं आया था। सिर्फ एक झटका ही बालों में मारा किसी ने, वो बहुत ज़ोर से नहीं था, हल्का सा था, लेकिन मुझे समझ लग गई इसके बाल खींचे जा रहे हैं। उसी वक्त मेरी माँ जाग गई, हमारी चीखों की वजह से चलती हुई हमारे पास आई और बोली क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो उसी वक्त घर के अंदर से एक आवाज़ आई, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की आवाज़, जैसे कोई गुस्से से कोई अजीबो गरीब आवाज़ निकालता है। एक बहुत ही अजीब सी आवाज़। हम भी चौंके, हमारी माँ भी एकदम से चौंकी और देखना शुरू हो गई कि घर के अंदर से ये कैसी आवाज़ आई है। उसी वक्त एक
ऐसी आवाज़ जैसे किसी के बहुत बड़े बड़े नाखून हो और वो अपने नाखूनों से किसी पेटी या किसी बर्तन को नाखून मार के खींचना शुरू कर दे, अपने नाखूनों से ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर मारे कि एक रात की खामोशी में एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हो। ऐसी ही एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हो रही थी कि कोई अपने नाखूनों के साथ नोच रहा है किसी ऐसे बर्तन को, किसी ऐसे स्टील को, किसी ऐसे पेटी को, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। यह नाखूनों पंजे मारने की आवाज़ थी। हम लोग सारे खौफज़दा हो गए, वालदा, क्योंकि उस घर में कई पहले भी वाक़यात हो चुके थे। और आज शाम को ही जो शाम गुजरी थी वो बूढ़ी अम्मा बता के गई थी, शीशा आया हुआ है, चुड़ैल आई हुई है। तो एक जो आवाज़ आई थी वो भी मिलती जुलती थी, जैसे किसी चुड़ैल की आवाज़ हो और जिस तरह नाखून मारे जा रहे थे। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये वही ना हो, लेकिन हमारी वालदा डरी नहीं, फ़ौरन कुरान मजीद की सूरत पढ़ी, अपनी बच्चों पे दम किया और अपने ऊपर दम करके सीधा उसी कमरे की तरफ गई जहां कमरे के अंदर से नाखून मारने की निशान आवाज़ आ रही थी। वो जलती हुई अंदर कमरे में गई हैं। वहां हर तरफ लाइट जला के उन्होंने देखा, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई हैं, उसी वक्त वो नाखून मारने की आवाज़ भी बंद हो गई है। और वो जो धाड़ की आवाज़ सुनाई दी थी, उसका रुख, उसकी सिमत, उसका तयन हमने किया तो वो उसी कमरे से आई थी और उसी कमरे से ही वो नाखून मारने की आवाज़ थी। वालदा के पढ़ते ही कमरे में दाखिल होते ही वो आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने सारे कमरे को देख लिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो बाहर आ गई और कहती हैं, रुको मैं दोबारा तुम पे पढ़ती हूँ। बच्चों पे पढ़ा, छोटा भाई जो उनके पास लेटा था उसको उठा लिया, उस पर पढ़ा और हम दोनों पे भी पढ़ा। हमने पूछा, अम्मा क्या हुआ? कहती है, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा, ये कैसी आवाज़ थी? तो हमें समझाने के लिए बोली कि शायद लगता है कोई बिल्ली वगैरह आ गई थी, उसकी आवाज़ थी। तो हमने कहा, बिल्ली अम्मा थी तो गई कहाँ? अगर ये बिल्ली ही थी तो फिर नज़र आनी चाहिए थी कि बाहर निकल के गई। अम्मा ने कहा, चली गई होगी, पता नहीं कहाँ गई, तुम लोग परेशान मत हो, सो जाओ। और यूं अम्मा ने हमें इस तरह मुतमईन कर दिया जैसे कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अंदर जानती थी कि ये बिल्ली नहीं थी। ये एक ऐसा वाक़या हुआ था जो किसी इंसान या किसी जानवर का नहीं, एक ना नज़र आने वाली मखलूक का वाक़या था। खैर हम सो गए और उसके बाद एक दफ़ा फिर से उसी घर में ऐसा हुआ। ये शाम का टाइम था। हमारे चचा जो हैं उस घर में आए हुए थे, चचा राशिद अनवर उनका नाम है। शाम का टाइम था तो मेरा भाई छोटा शाहजेब एक चारपाई पे अंदर लेटा हुआ था और मैं बाहर बैठा था। नींद आ जाती है जिस तरह बच्चों को बच्चे सो जाते हैं, वो अंदर सो गया था और मैं अम्मी के साथ बैठा हुआ था। चाचा राशिद अनवर बातें कर रहे थे कि थोड़ी ही देर के बाद अंदर कमरे से एक चीख मारने की आवाज़ आई। एकदम अम्मी चौंकी और चाचा भी उठ के खड़े हो गए, क्या हुआ? तो देखा छोटा भाई अंदर से भागता हुआ बाहर आ गया। बहुत खौफज़दा था, बहुत कांप रहा था, डरा हुआ था। अम्मी ने जल्दी से उसको सीने से लगाया, गले लगाया, उसको मतलब उसका डर थोड़ा सा ख़त्म किया और बोली, क्या हुआ, क्या हुआ मेरा बेटा, बताओ क्या हुआ? तो बोलता है, अम्मी मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, जो साथ वाली चारपाई है उसके नीचे, मुझे एकदम, मैं नींद में था, मुझे एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी चारपाई को हिलाया हो। और जैसे मेरी चारपाई हिली है, मेरी आंख खुल गई और जैसे मेरी आंख खुली है तो दोबारा से मेरी चारपाई हिली है। पहले तो मैं ये सोचने लगा था मेरी आंख क्यों खुली, मैं गहरी नींद सो रहा था, मैं जागा क्यों हूं, लेकिन उसी लम्हे मुझे लगा कि मेरी आंख खुली है। क्यों आंख खुली है? तो दोबारा से चारपाई हिली। मैंने कहा मेरी चारपाई क्यों हिल रही है, मैं नीचे झांक के देखूं। और मैं नीचे झांकने के लिए भी झुकने ही लगा था तो जो साथ चारपाई पड़ी हुई थी उसके नीचे मेरी निगाह गई तो मैं एकदम से परेशान हो गया। साथ वाली चारपाई के नीचे कुछ ऐसा
ब्लैक सी चीज़ थी जो गोल गोल घूम रही थी। ये ऐसे थी जैसे मुर्गी के बड़े बड़े पर हों और अपने पर फैला लेती है तो जिस तरह उसके पर नज़र आते हैं, इसी तरह के गोल गोल सी चीज़ थी। ऐसे लगता था जैसे उसके पर से हों, लेकिन उसके पर थे नहीं, वैसी मुशहबत थी। ऐसे वो गोल गोल सी थी। उसका साइज़ इतना बड़ा था कि चारपाई के जो चार पाए होते हैं, इसलिए उसको चार और पाई कहा जाता है। चार पाए होते हैं, नहीं टांगें चार होती हैं। वो इतनी बड़ी चीज़ थी जो उस चारपाई के नीचे थी। वो जब गोल गोल घूम रही थी तो उसका साइज़ इतना बड़ा था कि उन टांगों को, जो चारपाई के पाए थे, टांगे थी, उसको टच हो रहा था उसका वजूद, लेकिन वो गोल गोल घूम रही थी। यानी वो कितनी बड़ी होगी, यानी वो तकरीबन होगी कोई 6.5 फुट लंबी चौड़ी। वो गोल गोल घूम रही थी और उसके जो पर टाइप से थे वो टच हो रहे थे बकायदा चारपाई को, और वो गोल गोल घूम रही थी। मैं डर के भाग गया हूं। माँ ने कहा नींद में शायद ख्वाब देखा है, डर गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। माँ ने चुप कराना शुरू कर दिया और शहजाद कहते हैं मुझे लगा कि नहीं, इसका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद देख के आता हूँ। बच्चा था, जिस तरह बच्चों को शौक होते हैं, एक डर खौफ तो होता नहीं, एक एज होती है, उसके बाद डर खौफ इंसान के अंदर शुरू होता है। शहजाद कहते हैं मैं जाके देख आता हूँ, और मैं गया और उसी चारपाई पे, नीचे नहीं देखा, सीधा चलता हुआ गया उस पर चारपाई पे जाके लेट गया ऐसे मज़े से कि मैं देखूँ क्या है। और जैसे मैंने उस चारपाई की तरफ देखा, मेरे जहन में था वहम होगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही देखा वो जो गोल गोल चीज़ घूम रही थी अब वो रुक चुकी थी और पूरा वजूद को फैला के बैठी थी, जैसे कोई शुतुरमुर्ग टाइप कोई बड़ी सी चीज़ अपने वजूद को फैला के बैठी होती है। लेकिन उसको इतना ज़्यादा उसका फैला हुआ वजूद था कि चारपाई की दोनों तरफ उसका वजूद बाहर निकला हुआ था, आगे पीछे। यानी चारपाई को सीधा बिछा दिया जाए तो चारों तरफ से, लेफ्ट राइट अप डाउन, चारों तरफ से बाहर निकली हुई थी। और उसको मैंने देखा, जैसे ही मेरे उस पर निगाह पड़ी वो बहुत ही खौफनाक थी, काली स्याह थी। और उसी वक्त जिसका वजूद मुझे नजर आया इतना बड़ा और फैला हुआ था, उसने अपना मुंह खोला, उसकी बाकायदा दुम थी, जिस तरह जानवरों की दुम होती है पीछे, एक दुम ऐसी जो बिल्कुल ब्लैक सी होती होती पीछे जाके बिल्कुल बारीक हो रही थी, ऐसे जैसे किसी सांप की दुम होती है जो बिल्कुल एंड पे जाके बारीक सी हो जाती है। ऐसे इतनी बड़ी उसकी दुम थी, जहां से वो दुम शुरू होती थी तो वहां से तो वो तकरीबन कोई होगी, यूं कह लीजिए 1 फुट बड़ी, और फिर पीछे जाते 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 वो बिल्कुल सांप की तरह बारीक हो गई थी। और उसी वक्त उस भला ने वो क्या चीज़ थी, इस अंदाज में मुंह खोला कि उसकी दुम, उसका वजूद वहीं पे रहा, लेकिन उसकी गर्दन तो थी नहीं, लेकिन वो ऐसे लगा कि उसका वजूद वहीं पे है। और उसका मुंह जो है, एक काला स्याह मुंह था, वो इतना बड़ा खुला हुआ मुंह था कि मुझे लगा कि मैं इस मुंह के अंदर चला जाऊंगा, इतना बड़ा कि मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। और वो खुला हुआ मुंह बिल्कुल ऐसे मेरी तरफ आ रहा था कि मैंने उसी लम्हे चीख मारी और छलांग मारी, भागता हुआ बाहर चला गया। अम्मी और चाचू वहीं पे मौजूद थे, छोटा भाई जो शाहजेब वहीं पे था। वो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मैं उंगली का इशारा करके कह रहा था वो अंदर है वो अंदर है। तो उसी वक्त मेरी अम्मी भी और चाचू भी अंदर की तरफ गए और जाके चारपाई के नीचे देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं भी डरते डरते उनके पीछे चला गया, मुझे बुला के ले गए कहाँ है, और जब मैंने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं और मेरे भाई शाहजेब ने क्लियर वहाँ पे उसको देखा था। ये वाक़या जो मैं अगला सुनाने जा रहा हूँ, ये कहते हैं ये तकरीबन कोई 2000 का वाक़या है, आज से 24 साल पहले का। वहीं पे हमारे जो गांव होते हैं, वहाँ पे हम लोग जो बैठक बनाई जाती है वो बहुत बड़ी बनाई जाती है। जो बैठक होती है, क्योंकि कोई खुशी हो, गमी हो, कोई फ़ैसला करना हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी इस तरह की बैठक है। वहीं पे सारे बैठ के खाना भी खा सकें और फ़ैसला, मतलब एक ख़वातीन तो हमेशा पर्दा सिस्टम होता है पेशावर के अंदर, और जो इनका गांव है वहाँ पे तो वैसे भी जो ख़वातीन होती हैं अंदर चले जाते हैं, मर्द जितने ज़्यादा होते हैं उनके लिए बैठक में एहतमाम किया जाता है। इसलिए बैठक को छोटा नहीं, बहुत बड़ी बैठक बनाया जाता है। वो काफ़ी बड़ी बैठक थी, लेकिन उसके अंदर क्रैक आ गए थे, पुरानी हो गई थी। तो चाचा अनवर ने वाले साहब से कहा कि मैं इसको गिरा के अब सोच रहा हूँ इसको नया बनवा लें, पुरानी हो गई है। तो वो बोले कि ये कैसी बात कर रहे हो,
इससे तो यादें जुड़ी हैं हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बुज़ुर्गों ने बैठक बनाई थी और इसमें कौन कौन से नशिस्तें हो रही हैं, कितनी यादें हैं। मेरे मरने के बाद इसको ज़रूर बना लेना, जैसे तोड़ो और उसके बाद जैसे बनाना चाहो बना लेना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अभी तो ऐसा रहने दो। तो उन्होंने उनको बताया कि आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, लेकिन लोग आते हैं बैठते हैं, क्रैक हैं, जगह जगह से क्रैक आ गए हैं, अब वक्त भी है, ज़रूरत भी है, लोग भी आते हैं, बुरा लगता है। कल को ये जब ज़बरदस्त बन जाएगी तब भी आप इसमें बैठेंगे तो वो भी यादें होंगी आपके लिए। खैर उनको कायल कर लिया गया, लेकिन शायद कोई भी नहीं जानता था जब उस बैठक को उनको कायल करके तोड़ना शुरू किया गया तो उस बैठक के साथ भी ना सिर्फ दादा की हमारे यादें वाबस्ता थी, बल्कि वहीं पे वो मखलूक भी वाबस्ता थी उस बैठक के साथ, जहां उठना बैठना रहना उस बैठक के साथ उसका था। बैठक को गिरा दिया गया और एक ज़बरदस्त किस्म की नई बड़ी सी बैठक वहां पे तामीर कर दी गई। कुछ दिनों के बाद एक घर में फंक्शन था, बहुत ज़्यादा ख़वातीन घर में आई हुई थी, रात को उन्होंने वहीं पे रुकना था, रिश्तेदार थे सारे। तो वहाँ पे इस तरह का सिलसिला होता था कि अगर ख़वातीन आ जाती थी तो उनको मुख्तलिफ़ कमरों में, सहन में, जहाँ जगह मिलती सबको वहीं पे सुला दिया जाता। मौसम के हिसाब से अगर सर्दियाँ हैं तो सब कमरों में सोते थे, गर्मियाँ तो सहन में भी सो जाते थे। और ये सर्दियों के दिन थे तो ख़वातीन को कमरों में ठहरा दिया गया और जो बड़े बच्चे होते थे, जो ज़रा बड़े हो चुके हों, उनको अलग से बैठक में सुलाया जाता था। वालिद साहब ने कहा, हम लोग, मैं और एक मेरा कज़न, शहजाद कहते हैं, मैं और मेरा कज़न अंदर ही फिर रहे थे। मतलब आप घूम फिर तो सकते हैं ख़वातीन में, लेकिन आपको सोने के लिए अलग सुलाया जाता है। तो वालिद साहब ने कहा कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हमने कहा अबू जी वो बस इधर सोना चाह रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता इधर ख़वातीन सो रही हैं सारी, तो तुम इधर कैसे सो सकते हो? जाओ तुम लोग जाके वहाँ उधर बैठक में सो जाओ। अच्छा, उस बैठक के हवाले से वहीं बैठक के साथ ही एक बाग सा होता था, वहाँ पे एक वाक़या हो चुका था जो मुझे कहीं कहीं याद था थोड़ा सा। उस वाक़ये के हवाले से वो कहते हैं कि एक मेरे जो छोटा भाई है शाहजेब, उसी के साथ जो एक वाक़या हुआ था, वो शाम का टाइम था, वो खेलते खेलते उसी बैठक के साथ, एक छोटा सा बाग है, ये दरख्त लगे होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, वो उसी के अंदर चला गया, बाग के अंदर। शाम के टाइम पे लोग नहीं जानते थे, सांप बिच्छू, अंधेरा जब हो जाता है तो ऐसे भी जानवरों का डर लगता है, सांप अमूमन होते हैं, बिच्छू होते हैं। जो बड़े होते हैं गांव के वो तो जाते हैं बाग या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाग का मतलब क्या होता है, हमेशा बात याद रखिएगा। बाग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दरख्त लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ा बाग है। बाग का मतलब होता है जिसके अंदर दरख्तों के पत्ते गिर गिर के गिरते रहते हैं, टूट टूट के जब वो नीचे गिरते रहते हैं तो इतना ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि हर तरफ नीचे पत्ते ही पत्ते होते हैं। और जब आप उन पे चलते हैं तो बड़ी एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है, कराच कराच कराच। और उन पत्तों के नीचे कौन सा जानवर छुपा हुआ है आपको ये नहीं पता होता, क्योंकि इंसान कोशिश करता है जिस भी ज़मीन पे चले तो नीचे चलने से पहले देख ले कि ज़मीन साफ़ है या कोई कीड़ा, कोई जानवर पड़ा है, कहीं गलती से उसका पैर उस पर ना आ जाए और नुकसान ना हो जाए। तो अब जब पत्ते इतना ज़्यादा पड़े हों तो फिर डर लगता है किन पत्तों के नीचे कौन सी चीज़ हो। कभी कभी वो लोग इकट्ठे होके उन पत्तों को इकट्ठा करते हैं। रोज़ तो झाड़ू नहीं लग सकता, कभी कभी झाड़ू लगाई जाती है, लेकिन अमूमन पत्ते रहते हैं, इसलिए शाम के टाइम बच्चों को जाने से मना किया जाता है। तो छोटा भाई वहाँ पे खेलता खेलता चला गया। ये शाम का टाइम था, ये दरख्त के पास पहुँचा है। अभी दरख्त के पास ये खड़ा ही था कि उसने देखा दरख्त के पीछे कोई जल्दी से चला गया है, ब्लैक साया सा था, जल्दी से चला गया है। छोटा भाई समझा कोई है, घर का फर्द है, ये कौन है? ये सामने वाले जो दो दरख्त हैं उसके आगे जो तीसरा दरख्त है उसके पीछे गया है कोई। तो ये समझ के कोई और भी मेरे साथ है, उसके दिल में हौसला हुआ कि चलो मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी है। तो वो उसी तरफ ही जाना शुरू हो गया जहां दरख्त के पीछे कोई चलता हुआ गया था। और जब वो पत्तों पे पांव रखता हुआ शोर पैदा करता हुआ, शर शर कड़ाच कड़ाच, पत्ते टूट रहे हैं, और वो चलता चलता उस दरख्त के पास पहुंचा तो वो जो चीज़ भी थी वो एकदम से उस दरख्त के बाहर निकल आई। ये एक औरत नुमा चीज़ थी जो काली स्याह सी थी। उसके लंबे बाल इतने थे कि ज़मीन तक नीचे उसके बाल गिर रहे थे।
और वो काली स्याह सी थी, बिल्कुल उसके चेहरे के नक्श ऐसे थे जैसे इंसानों के होते हैं, लेकिन इतनी काली स्याह थी कि उसके वो आर पार भी देख सकता था। और वो कहता है मैंने उसके बालों को भी क्लियर देखा, उसके बाजू भी थे, उसकी टांगें भी थीं, लेकिन मैं उसके आर पार भी देख सकता था। और जैसे ही उसके करीब गया उसने इसको जोरदार थप्पड़ मारा था। खुदा बेहतर जाने किस बात पे उसने थप्पड़ मारा था, इस बात पे कि जब मैं छुप गई थी तुम फिर भी मेरे पीछे आए हो, या इस बात पे कि तुम शाम के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इंसान नहीं थी, लेकिन उसको थप्पड़ मारा था तो ये रोता हुआ भागता हुआ घर आ गया था। घर वालों को इसने बताया था मुझे कि काली शाह सी चीज़ थी, ऐसे ऐसे थी, वो इंसान नहीं थी, उसने थप्पड़ मारा है। घर वालों ने उसके गाल पे देखा था तो गाल पे थप्पड़ का निशान मौजूद था। वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो इंसानी हाथ था, जैसे इंसानी हाथ औरत का हाथ होता है ऐसा हाथ था। तो मुझे वो वाकया पुराना तो था लेकिन याद था। जब वाले साहब ने कहा जाओ बैठक में जाके सो जाओ, तो हम उस बैठक की तरफ, मैं और उसका मेरा कज़न, हम चलते हुए आ गए। एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था, उसके साथ एक और कमरा बना हुआ था। वहाँ पे 2 बिस्तर भी लगे हुए थे। हम दोनों जाके आराम से अपने अपने बिस्तरों को खोल के उनके ऊपर लेट के अभी हम बातें ही कर रहे थे, सोए नहीं थे। ये रात का टाइम था, तकरीबन होगा कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि उसी वक्त अंदर से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। है इस तरह मिलती जुलती आवाज़ थी जो हमने पहला मैंने आपको वाकया सुनाया ना, शीशा आया हुआ था तो घर के अंदर एक पहले एक आवाज़ आई थी और कोई नाखून मार रहा था। ऐसी ही एक अजीबो गरीब सी एक आवाज़ आई, लेकिन ऐसी आवाज़ जिससे पूरा कमरा गूंज गया। आजकल स्पीकर के अंदर इस तरह इको लगी होती है, हेलो 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 हेलो, इको बनती है, आवाज़ बार बार सुनाई देती है। ऐसी उस आवाज़ के अंदर इको थी। वो एक चीख थी, एक धाड़ थी जो गुस्से में थी। उस धाड़ की कमरे के अंदर इको गूंजी थी, जहाँ पे उन बड़े हाल में और साथ जुड़े उस कमरे में इको नहीं कभी आती थी। लेकिन उसकी आवाज़ के अंदर ऐसा खौफ था, ऐसा भयानकपन था कि एक इको सुनाई दी। हम दोनों डर से गए, और अभी हम दोनों डर ही गए, एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, डर गए कि ये क्या आवाज़ थी। कि उसी वक्त एक आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी के हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा हो, और हथौड़े से वो उन हाल के अंदर बड़ी बड़ी जो अलमारियां बनी हुई थी, अलमारियों के ऊपर हथौड़ा मार रहा हो। ठा करके एक अलमारी पे हथौड़ा पड़ा, और हमें एकदम से दोनों डर गए कि ये क्या हुआ है, किसी ने ये तो मारा है अलमारी के ऊपर। साथ ही दूसरी अलमारी पे आवाज़ आई, ठा। और जैसे ही दूसरी आवाज आई हथौड़ा मारने की उस अलमारी पे, तो फिर उसके बाद जितने भी लकड़ी की वहां पे अलमारियां थीं, उन सब पे बायक वक्त इकट्ठे ही ठा 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 हथौड़े मारे जाने शुरू किए। यानी पहले एक हथौड़ा पड़ा, फिर दूसरा पड़ा, लेकिन तीसरा नहीं पड़ा, सब पे इकट्ठे मारने शुरू कर दिए। जैसे हथौड़े मारने वाला एक नहीं कई जमा हो गए और सारे हथौड़े मार रहे हैं। और हमारी आंखों ने देखा खिड़कियां खुल रही हैं और ठा बंद हो रही हैं। पहले हथौड़ा लगता है उन खिड़की पे, ठा करके हथौड़ा लगता है, फिर उसके बाद खिड़की खुल जाती, और खुलने के बाद जो बंद होने की आवाज़ आती है वो एक डिफरेंट आवाज़ होती है, ठा कि खिड़की बंद हुई है। फिर कोई हथौड़ा मारता, ठा खिड़की के ऊपर खिड़की, हथौड़ा मारने से खिड़की खुल जाती और ठा करके बंद हो जाती। हम दोनों ने छलांग मारी और बाहर निकल गए, सीधे अंदर चले गए। खौफजदा थे, थर थर कांप रहे थे मैं और कज़न कि ये हमने क्या मंजर देखा है। खिड़कियां खुल रही थी, सारी बंद हो रही थी, कोई हथौड़ों की तरह चीख उस पर चोट मार रहा था और एक धाड़ने की आवाज़ आई थी। उसी वक्त अब्बा जी ने फिर देख लिया कि हम दोनों वहीं पे हैं। अब्बा जी का खौफ इतना होता था, जवान थे वो, लाइफ स्टॉक में जॉब करते थे, कि हमें जिन्नात का खौफ भूल गया कि अब्बा को बताते कि हम इसलिए भाग के आए हैं, अंदर जिन्नात हैं। हमें अब्बा का इतना खौफ था कि ये जो मार पड़ेगी इतनी जिन्नात से नहीं पड़ेगी। एकदम गुस्से में आ गया, कहते हैं तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा था। उस दौर में क्या, आज भी कहते हैं हमारे पख्तून में, वाले साहब जब एक दफ़ा कह देता है ना तो वो पत्थर पे लकीर होती है कि मेरा हुक्म तुमने नहीं माना, वो बड़ा मारते हैं। अब तो कम हो गया। तो वो वालिद ने पहले हमें हुक्म दिया था कि जाओ उधर जाके सो, तो हम दूसरी दफ़ा जब उनको नज़र आ गए तो ये
हुक्म की नाफरमानी थी एक किस्म की। वो एकदम गुस्से में बोले कि मैंने तुम्हें कहा था उधर जाओ, तुम इधर क्या कर रहे हो। जिस तरह गुस्से में बोले, मैंने कज़न का बाजू पकड़ा के निकल। वो जो खौफ था जिन्नात का, जिसकी वजह से भाग के हम इधर आ गए थे पनाह के लिए, अब्बा जी का गुस्सा देख के वो सारा खौफ जिन्नात का तो ख़त्म हो गया, अब्बा जी का खौफ इतना सवार हो गया कि भागते हुए हम अंदर चले गए। अब जब अंदर दाखिल होने लगे, अब खामोशी तो हो चुकी थी, लेकिन अब खौफ फिर से सवार हो गया। चलो उस खौफ से तो बच जाए कि अब्बा जी मारते, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई होती, इधर क्या करें। तो मैंने कज़न से कहा कौन कौन सी सूरत पढ़नी आती है। उसने कहा मुझे ये पढ़नी आती है। मैंने कहा मुझे ये पढ़नी आती है, चलो पढ़ो। दरवाजे में ही खड़े करके, दरवाज़ा बंद किया हुआ है, यानी अब्बा को नजर ना आए कि हम अंदर चले गए हैं। दरवाज़ा बंद करके पीठ हमारी दरवाजे की तरफ है और मुंह उस हाल की तरफ है, और हम खड़े पहले पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर फूंके मार रहे हैं, अपने सीने पे फूंक मारते हैं, उसकी तरफ फूंक मारते हैं, फिर पढ़ रहे हैं, खड़े हुए हैं। कहते हैं उस वक्त हमें दायरा खड़ा करना नहीं आता था, वो आपने बाद में सिखाया है, बाद में चीज़ें सीखी। तो उस वक्त भाई ये पता होता था सूरह फलक, सूरह नास पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है। हम पढ़ते रहे, डरते डरते, लाइट हमने जलाई हुई है, डरते बिस्तरों तक पहुँचे हैं, सो नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। कब पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, कुछ पता ना चला और हम सो गए। अगला वाक़या वो सुनाते हैं, शाहज़ेब अनवर कहते हैं कि मेरी जो पूरी फैमिली थी वो पेशावर शिफ्ट हो गई थी, और मैं ये जो गांव था, घर था, यहाँ रहता और अक्सर हफ्ते बाद एक दफ़ा चक्कर लगा लेता, फिर गांव चला जाता, क्योंकि नाना अबू गांव में थे। तो मैंने वाले साहब से कह दिया था मैं कुछ टाइम गांव में भी रहूँगा, इधर भी आ जाया करूँगा, क्योंकि नाना अबू उधर ही हैं। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। तो मैं जब इधर हफ्ते बाद आता, तो मेरा जो शाहज़ेब भाई है, मुझसे छोटा 4 साल, वो हर बात मुझसे शेयर करता होता था, हर बात मुझे बताता होता था। मैं उस दिन पहुंचा तो एक कमरा जो एक बैठक टाइप सा था, फिलहाल जब कोई आता नहीं था जब तक, तो उसको ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। ड्राइंग रूम ही था, उसको स्टडी रूम बनाया हुआ था कि रात को वहीं पे वो पढ़ता था और लाइट जला के पढ़ता रहता था, और तो कोई भी नहीं होता था। और उसके बाद वो ज़ीरो का बल्ब जला के फिर वो सो जाता था। मैं गांव से शहर पहुंचा तो वहीं शाहज़ेब के साथ ही जहाँ वो पढ़ता था वहीं सोने का मैंने प्रोग्राम बनाया। तो शाहज़ेब, रात का टाइम था, हम खाना वगैरह खा के बैठे, तो मुझे कहता भाई एक बात करनी है। वो अपनी हर बात मुझसे सिर्फ शेयर करता था और किसी को नहीं बताता था। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ है। मुझे कहता है पता नहीं क्या हो रहा है इस ड्राइंग रूम में, मैं जब रात को पढ़ने के लिए बैठता हूँ, जब तक घर वाले जाग रहे होते हैं तब तक तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही घर वाले सो जाते हैं, रात गहरी होनी शुरू होती है, 9-10 बज जाते हैं, तारीकी हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ खामोशी हो जाती है, क्योंकि रात का एक अपना मंजर है। रात अंधेरे का नाम है। जैसे अंधेरा होता है, इंसान अपने अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं से खांसने की आवाज़ है, कहीं से बोलने की आवाज़ है, कहीं से कुत्ता भौंका है, लेकिन आहिस्ता 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 खामोशी छाती जा रही है, खामोशी छाती जा रही है, खामोशी छा गई है। इसका मतलब यह है हर बशर सो गया है, जानवर भी कहीं सो गया है। अब हर तरफ सोने का राज है, हर तरफ सोने का राज है। एक और मखलूक जो अंधेरे की मखलूक है, वो गलियों में, वो मोहल्लों में, घरों की छतों पे अब वो राज कर रही है। उनका दिन शुरू हुआ। उजाला इंसान का दिन है और अंधेरा उस मखलूक के लिए दिन का आगाज। और जैसे हर तरफ खामोशी छा जाए तो एक पुरअसरारियत सी, एक ऐसी वहशत सी उस तारीकी के अंदर मौजूद होती है कि कोई और भी है जो यहाँ पे मौजूद है। वो कहते हैं जब हर तरफ ऐसी खामोशी छा जाती तो भाई मैं पहली रात ऐसे पढ़ रहा था कि किसी ने कटक करके, ये स्विच की आवाज़ है, स्विच बंद कर दिया। मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ है? लाइट सेट ऑफ नहीं हुई, सिर्फ ऐसे स्विच की आवाज़ आई, स्विच की आवाज़ आई। कह रहे मैं एकदम कटक कटक, ये तो स्विच की आवाज़ है, ये क्या हुआ है? हुआ तो कुछ भी नहीं है, कटक कटक की आवाज़ ही। कहता मैंने तवज्जो नहीं दी और मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा ये भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है अमेरिका में, बहुत सारे लोगों को तो पता है जो अमेरिका में रहते हैं, जो नहीं जिन जानते, जो दूसरे मुल्कों में बता दूं,
पूरी दुनिया से अमेरिका हर चीज़ में मुख्तलिफ है। इनके जो स्विच होते हैं जो हम ऑन करते हैं इसमें वो ऑफ है। हमेशा हम बटन को ऊपर की तरफ दबाते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑन हो जाता है। अमेरिका का जो बटन है, स्विच है, ये डिफरेंट है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा पाकिस्तान में किसी भी स्विच को जलाना हो तो नीचे वाली जगह को दबाते हैं, यानी स्विच लगा हुआ है तो नीचे प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऊपर की तरफ दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। आपको स्विच को जलाना है तो ऊपर वाले स्विच को प्रेस करेंगे, कटक कटक वाला होता है ना, ऊपर प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये अपोजिट है। यहाँ तमाम यहाँ के स्विचेस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों से मुख्तलिफ हैं। यानी जो हमारा ऑन होता है वहाँ उन मुल्कों में वो यहाँ का ऑफ होता है। तो कहता है ऑन ऑफ तो हुआ लेकिन आवाज़ कोई भी नहीं हुई। तो मैं परेशान हुआ कि ये क्या हुआ है। खैर मैं पढ़ने लग गया तो थोड़ी देर के बाद लाइट खुद ब खुद बुझ गई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, लाइट क्यों बुझ गई है, कहीं लाइट तो नहीं चली गई। मैं उठाऊं, जाके बाहर देखा तो बाहर तो लाइट थी, और बाहर देख के जैसे अंदर दाखिल हुआ तो अंदर फिर लाइट जल रही थी। मैंने कहा हिल गया होगा स्विच, में पढ़ने बैठ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से लाइट ऑफ हो गई। बटन की आवाज़ नहीं हुई, लाइट ऑफ हो गई। और मैं लाइट की तरफ ऐसे देख रहा हूँ परेशान हो गया, क्या हुआ है, कि थोड़ी देर के बाद फिर से लाइट ऑन हो गई। फिर मैं पढ़ना शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर लाइट ऑफ हो गई, फिर लाइट ऑन हो गई। तो कह रहा भाई मैं परेशान हूँ, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, उससे पहले नहीं ऐसा हुआ था। वो मैंने कहा यार ये लाइट का कोई मसला होगा, बिजली चली जाती होगी, या हो सकता है ये ख़राब हो गया हो जाता होता है बाज़ औक़ात के लाइट ऐसे ऑफ खुद ब खुद हो जाती है, चल पड़ती है, करंट आता है। परेशान ना हो, कोई बात नहीं। तो हम दोनों बातें करते रहे, और बातें करते करते उसने कहा मैं भी आज सो जाता हूँ। हम दोनों ही वहीं पर सो गए बातें करते करते। रात का टाइम था, कौन सा पहर था मैं नहीं जानता, कि मेरे भाई ने मुझे जगाया, शहजाद भाई, शहजाद भाई, शहजाद भाई। मैं एकदम से उठ गया। मैं कहा हाँ क्या हुआ है। जैसे उठा तो हम दोनों के बीच में रेडियो रखा हुआ था और टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। ये वो दौर था जब रेडियो टेप रिकॉर्डर लोग सुनते थे, और रेडियो और टेप रिकॉर्डर देख के मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या है। कहते हैं ये आपने इधर रखा है। मैं कहा नहीं, ये तो उधर रखा हुआ था जब हम कमरे में आए थे, तुम उठा के लेके आए होगे। शहजाद को मैंने कहा, शाहजेब को कहा। तो कहता है नहीं भाई, मैं यही तो आपको जगाया हूँ कि ये एकदम मेरी आंख खुली तो हम दोनों के बीच में ये रेडियो और टेप रिकॉर्डर रखा है। तो मैं हैरान हो गया हूँ, तभी तो मैंने आपको जगाया कि आप लेके आए हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं रात को सो गया था, मैं किधर से रेडियो और टेप रिकॉर्डर रात को उठा के आप हम दोनों के बीच में रख दूंगा। तुम्हें याद है तुम किस वक्त सोए थे, और तुमने, मैं अपने छोटे भाई को कह रहा हूँ कि तुम्हें याद है तुम रात किस वक्त सोए थे। बातें करते करते तो मैं तो सो गया था, पता नहीं तुम जाग रहे हो, उठ के गए हो, रेडियो ले आए हो और रेडियो सुनते रहे हो। वो कहता है नहीं मैं नहीं लेके आया, ना मैं टेप रिकॉर्डर इस तरह का लेके आया हूँ। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि रेडियो ऐसे लगा ऑन हो गया। लगा क्या मतलब, जैसे किसी ने कोई ट्यून करता है ना रेडियो को, हल्का सा ऐसे ट्यून किसने किया, उसके शोर था, जैसे एक रेडियो को ट्यून ना किया हो ना उसके अंदर शोर आता है, वो हल्का सा था, शायद हमें सुनाई नहीं दे रहा था, ये पता नहीं क्या था, हल्का हल्का शोर था। लेकिन उसके वॉल्यूम को जैसे घुमाया जाता था, उसको ट्यून किया जाता था तो वो कोई चैनल पकड़ लेता था। बहुत सारे लोगों को रेडियो याद होगा। अब तो बच्चों को तो आजकल कहानियाँ सुनते हैं बहुत सारे बच्चे, उनको क्या पता रेडियो क्या होता था। उसके अंदर एक गोल सा वॉल्यूम लगा होता था, उसको जो घुमाते जाते थे मुख्तलिफ चैनल, वो ऐसे हल्का सा करना होता था आगे पीछे ताकि वो सिग्नल क्लियर पकड़ ले। तो उसी वक्त ऐसा महसूस हुआ उस रेडियो का वॉल्यूम जो है किसी ने ऐसे सेट किया हो और वो एक चैनल को पकड़ने की कोशिश करते हुए क्लियर उसने चैनल पकड़ लिया। हम दोनों चौंके, हमारे बीच में रखा हुआ रेडियो एक चैनल को कैच कर रहा था और वो चल रहा था। मैंने कहा यार ये तो चल भी रहा है, लगता है तू रात को यहीं भूल गया है और तूने इसको यहीं रख दिया है, सो गया तू, अब ये पड़ा हुआ है। तो कहता है ये तो अभी अभी चैनल ट्यून हुआ है। और मैंने कहा नहीं चैनल ट्यून नहीं हुआ, ये चैनल इधर उधर हो गया होगा, सिग्नल जब कम ज़्यादा हो जाते हैं तो चैनल ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये ट्यून हो गया। उसी वक्त लाइट ऑफ हो गई। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे कि उसी वक्त लाइट ऑफ हो गई। मैंने कहा लो बिजली चली गई, रुको मैं देखता हूँ। मैं उसी वक्त उठा हूँ, अंधेरा था, ऐसे सहारा लेते हुए तरीके से उठा हूँ, उठते उठते गया हूँ, दरवाज़ा खोला है, बाहर झांका है तो बाहर बिजली आ रही थी। और जैसे मैंने देखा बाहर बिजली आ रही है, मैं फ़ौरन समझ गया नहीं बिजली तो है,
अंदर की लाइट ऑफ हो गई है और मैं अपने भाई को कवर कर रहा था कि डरे ना, परेशान ना हो, वरना वो रेडियो मेरे सामने ही ऑन हुआ था और ट्यून हुआ था। तो मैं कुछ देर ऐसे बाहर देखता रहा। उसके बाद मैंने कहा बस आने वाली है यार, अभी आ जाती है, मेरे ख्याल में बिजली गई है। और जैसे अंदर आया हूँ बिजली आ गई है। बिजली कहाँ आई है, अंदर का बल्ब ऑन हो गया है। और उसने रेडियो को अभी तक हाथ नहीं लगाया था, वो वैसे ही बैठा हुआ था और मैं जैसे उसके पास आया हूँ रेडियो बंद हो चुका। मैंने कहा क्या हुआ चैनल को? कहता है मैंने कुछ नहीं हाथ लगाया, मैंने रेडियो को उठाया, देखा रेडियो बंद हो चुका है। अब वो लाइट क्योंकि मेरे सामने बंद हुई थी और रेडियो का भी मैं समझ चुका था। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम इधर की इधर दिमाग पे सवार करते हो, अल्लाह का नाम लो, पढ़ो और सो जाओ। उसको मैंने कहा लेटो, और लेटा और मैंने टेप रिकॉर्डर भी वहाँ से उठाया जो कहीं और रखा हुआ था, वहाँ से उठा के इधर हमारे बीच में रख दिया गया था और रेडियो को भी हमारे बीच में रख गया था। और रेडियो को मैंने जब उठाने से पहले चेक किया था तो रेडियो ऑफ हो गया था। और जब मैंने रेडियो को उठाया और रखने के लिए उधर लेके जा रहा था कि साइड पे रख सकूं, तो रेडियो पे मैंने देखा फिर से ऑन हो गया है। भाई यही समझा शायद मेरा हाथ लगा या मैंने ऑन किया, उसने पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता लग गया था रेडियो ऑन हो गया है। मैंने फिर से रेडियो को अच्छी तरीके बंद किया और रख दिया। अब कोई शकूक व शुबहात की गुंजाइश नहीं रही थी, रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ था और लाइट भी कोई ऑन ऑफ कर रहा था, ख़राब नहीं थी। मैं जाके उसके पास लेट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये लाइट मुझे लग रहा है थोड़ी सी ख़राब है या क्या है, परेशानी की कोई बात नहीं। वैसे भी तो हमारे घरों में कई वाक़यात हो चुके थे, ये पहला वाक़या थोड़ा था जिसको देखने के बाद मैं या डर के भाग जाता या शाहजेब डर के भाग जाता। हमारे साथ कई वाक़यात हो चुके थे, इसलिए परेशान इस बात पे था शाहजेब कि वो गांव वाला घर हम छोड़ के इधर नए घर में आ गए हैं, पेशावर शहर में आ गए हैं, यहाँ ये वाक़यात क्या हो रहे हैं या मेरा वहम है? तो वो उसका वहम नहीं था, उस घर में भी वो वाक़यात की शुरुआत थी, वहाँ पे वाक़यात होना शुरू हो गए थे। उसके बाद वो कहते हैं उसी कमरे में एक दफ़ा वही मेरा भाई शाहजेब छोटा कमरे में स्टडी करते करते सो गया। रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुली, और उसकी आंख इस वजह से खुली कि पूरे कमरे के अंदर अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ वीरानी वीरानी थी, लेकिन एकदम से उसकी जो आंख खुली इस वजह से कि कमरे के अंदर रोशनी सी हो गई थी और उस रोशनी की वजह से शायद उसकी आंख खुली थी। उसने आंखें खोली आहिस्ता से और यूं कमरे के अंदर देखा तो हैरान रह गया कि लाइट जो ज़ीरो वाला बल्ब जल रहा था वो बंद है, लेकिन कमरे में फिर भी रोशनी है। जब ज़ीरो वाला बल्ब बंद है तो फिर किस चीज़ की रोशनी है? और उसी लम्हे उसने अपनी आंखों के सामने जो एक मंजर देखा, एक रोशनी का बना हुआ, लकड़ी का नहीं, लोहे का नहीं, रोशनी का बना हुआ एक पिंजरा था। ऐसा पिंजरा जिसमें जानवर को कैद किया जाता है। मुख्तलिफ घरों में पहले पिंजरे रखे जाते हैं, अब भी बड़े पिंजरे रखे थे। एक तो होते हैं बड़े बड़े पिंजरे, नहीं, एक गोल सा पिंजरा होता था। अमूमन तोता पालने के लिए लोग गोल सा एक लोहे का पिंजरा बनवाते थे जिसमें तोता रखते थे। ऐसे ही एक रोशनी का बना हुआ गोल सा सफ़ेद सा पिंजरा था और वो गोल गोल घूम रहा था। ऐसे लगता था ऊपर से जैसे लटका हुआ हो, किसी चीज़ से बंधा हुआ हो और गोल गोल वो घूम रहा था। उसके गोल गोल घूमने से वही उसकी जो रोशनी थी वो चारों तरफ फैल रही थी और उसके गोल गोल घूमने से उसकी जिस तरह पिंजरे की मुख्तलिफ लाइनें होती हैं, वो लाइनें पूरे कमरे के अंदर गोल गोल घूम रही थी। पूरा कमरा अब रोशन था उस लाइट के बने हुए पिंजरे की वजह से और पूरे कमरे के अंदर सफ़ेद सफ़ेद लाइनें ही लाइनें थी। दरो दीवार पे उसी पिंजरे का अक्स पड़ रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था और पूरे कमरे के अंदर ऐसे लाइनें घूम रही थी। वो डर तो गया लेकिन वहीं लेटा रहा और उसने कहा ये क्या हुआ है? वहीं पे उसने आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ देर इसी तरह वो आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा ज़ीरो वाला बल्ब उसी तरह पहले की तरह जल रहा है और कोई भी कमरे में पिंजरा नहीं है। 2-3 दिन गुजर गए। हमारे घर के अंदर हमारी एक खातून थी रिश्तेदार, वो रहने के लिए आ गई। जिस तरह आते हैं और वहीं पे आंटी थी हमारी, वो रहने के लिए आ गई और उन्होंने कहा रात को आप इधर ही सो जाएं, सुबह आप चले जाइएगा। वो रात को सोई है और जब सुबह उठी है तो उठते ही उसने पहली बात जो घर वालों को कही है वो बहुत अजीब व गरीब सी थी। उसने कहा आपके घर में कोई चीज़ है?
घर वालों ने कहा क्या मतलब, कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ, क्या हो गया आपको? क्योंकि पिछली कहानी जो मैंने सुनाई है इनकी शहजाद अनवर की और इनके भाई शाहजेब की, और इनका बेटा ज़रार भी है, बहुत सारी एक वाक़या भी मैं आपको याद करा देता हूँ कि वो पंखे के ऊपर बैठा हुआ था, ये कहते हैं ये बाप और बेटा लेटे हुए थे और उसने ऊपर की तरफ इशारा करके बाप को कहा वो देखो वो ऊपर बैठा हुआ है, और उसको हाथ हिला रहा था उसका बेटा ज़रार, वो देखे पापा वो ऊपर लेटा हुआ, वो बैठा हुआ है पंखे पे और मुझे हाथ हिला रहा है, वो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, हंस रहा था और उससे इशारे कर रहा था, और बाप कह रहा है मैं परेशान कि यार ऊपर कौन है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और वो छोटा उसका बेटा उसके साथ बातें कर रहा था। आपको कहानी याद आ गई होगी। तो ये जो ज़्यादा वाक़यात होते थे शहजाद अनवर के साथ और उसके छोटे भाई शाहजेब अनवर के साथ हुए थे, और उसके बाद जो शहजाद का बेटा था ज़रार अनवर, उसने भी ये चीज़ें देखनी शुरू कर दी थी। इसका भाई जो इनका था अक्सर इनको कहता था यार तुम लोग हमें झूठ बोलते हो, हमें क्यों नहीं नज़र आती, होती तो हमें भी नज़र आती, हमें तो कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो चीज़ इनके बेटे को भी नज़र आती थी। तो वो जब आंटी आके उस घर में रही तो उस आंटी ने बताया कि रात को मैं सोई हुई थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे पकड़ के झंझोड़ा है, बाकायदा हिलाया गया है मेरे वजूद को, और मैं हिल सी गई और मैं एकदम से डर सी गई कि क्या हुआ है, किसने मुझे झंझोड़ा है। और एकदम उस वक्त मैंने देखा कि मेरी आंखों के बिल्कुल सामने एक सफ़ेद रोशनी से बना हुआ पिंजरा सा था, जैसे किसी परिंदे को कैद करने के लिए पिंजरा बनाया जाता है, ऐसे गोल सा पिंजरा था। वो रोशनी से बना हुआ था, ना लकड़ी का था ना किसी और चीज़ का, वो रोशनी का बना हुआ था। वो गोल सा पिंजरा बाकायदा झूल रहा था ऊपर से, जैसे उसको किसी ने बांधा हो, और वो हिल रहा था, यहाँ से वहाँ तक चला जाता दूर और वहाँ से यहाँ तक चला जाता दूर। और कहती है मैं डर गई, मेरी सांस बंद हो गई कि मैं तो चीख भी ना मार सकूं कि ये क्या है। क्लियर पिंजरा था और वो रोशनी का बना हुआ था, किसी मटेरियल का नहीं था, और उसकी जो रोशनी थी जब वो झूल रहा था इधर से इधर, इधर से इधर जब जा रहा था, तो पूरे कमरे में उसके झूलने से रोशनी पैदा हो रही थी। सामने दीवार पे भी क्लियर नज़र आ रहा था उसका अक्स, सफ़ेद सा उसका अक्स था, खुद भी वो सफ़ेद रोशनी से बना था, उसका अक्स भी, जैसे साया होता है इंसान का, काला स्याह होता है, हम रोशनी में खड़े होते हैं तो हमारा शेडो बनता है ब्लैक, वो सफ़ेद था और उसका सफ़ेद ही शेडो बन रहा था, सफ़ेद अक्स बन रहा था जो दीवार पे भी हिल रहा था। कहती है मैं दीवार पे भी देख रही हूँ वो सामने हिल रहा है और मेरी आंखों के सामने भी वो हिलता रहा है। कितनी देर कहती है वो हिलता रहा है और मेरे औसान ख़ता हो गए, मैं चीख भी ना मार पाऊँ, मैं डर गई, मैं किसी को जगा भी ना पाऊँ, हाय या अल्लाह ये क्या है, मेरी तो जान निकल गई। और मैं उसको देखूं और मेरी जान निकले कि ये कोई पिंजरा नहीं है। ये तो मैं भी समझ गई थी रोशनी का कौन सा पिंजरा होता है, और जितना तेज़ी से पहले वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे झूल रहा था, उसके बाद जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से फेंकता है, धक्का मारता है, शां शां शां, ऐसे शां शां, ऐसे ज़ोर ज़ोर से इधर इधर जाना शुरू हो गया कि कहती है मैं और कांपना शुरू हो गई। मैंने आंखें बंद की, मैं तो पढ़ती रही, मैं सुबह तक जागती रही हूँ कि अजानें हों तो मैं आप लोगों को बताऊँ और मैं उठूँ। जैसे सुबह की अजानें हुई हैं मैं जल्दी से उठी हूँ, और जैसे अजानें हुई हैं उस वक्त मैंने आंखें खोली, उससे पहले मैंने आंखें खोली। मेरे कान मुसलसल एक आवाज को सुनते रहे हैं, शां शां शां, उस पिंजरे की आवाज थी। वो जो शां शां थी वो इधर से इधर जा रहा था, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट लाइट, लेफ्ट लाइट, लेफ्ट लाइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ऐसे वो जोर जोर से जो जाता था तो शां शां की आवाजें आती थी। कहती जब जो फजर की नमाज का टाइम हुआ है उस वक्त मैंने फिर आंखें खोली हैं तो देखा आवाज़ भी बंद हो गई है और ऊपर भी कुछ नहीं है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, जल्दी से उठी हूँ, वज़ू किया है और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने बताया कि ये क्या अज़ाब है भाई आपके घर में, मैं तो आके फांसी गई थी। तो जब घर वालों को बात पता लगी तो तब छोटे भाई शाहजेब ने घर वालों को बताया कि हाँ मैं भी देख चुका हूँ। घर वाले हैरान हुए कि तुमने कब देख लिया? तो उसने बताया उस आंटी की तरफ मुंह करके कि आंटी इस अंदाज का बना हुआ था। उसने कहा हाँ। उसने कहा ऐसे ऐसे उसके डिज़ाइन था, इस तरह का था, ऐसे था और इस तरह का रोशनी के था और इस तरह का। आंटी कहती है 100% ऐसे था। तो भाई कहता है मैंने जब देखा था वो गोल गोल घूम रहा था, आपने इस तरह घूमते हुए देखा है, मैंने उसको इस तरह गोल गोल घूम के देख रहा था। इतना बड़ा साइज़ था, बिल्कुल इतना साइज़ होगा। कहती है हाँ इतना साइज़ था, सारी निशानियाँ वही थी। इसका मतलब है घर वालों को मानना पड़ा कि जो शाहजेब देखता है वो झूठ नहीं बोलता, वो सही कहता है। क्योंकि इस घर में आके गांव में तो महसूस होता था, अम्मी को सबको महसूस होता था, इस पेशावर के घर में किसी को महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ शाहजेब को महसूस हो रहा था। इसलिए घर वालों का कहना यह था कि तुम्हें हमें लगे रहते हो, पता नहीं क्या है, तुम्हें नज़र आता है, हमें तो नहीं नज़र आ रहा। और ये बात भी ठीक है।
एक घर में कई फ़र्द हों और एक फ़र्द दावा करे मुझे फ़लाँ चीज़ नज़र आ रही है और किसी और को नज़र ना आए, तो लोगों को शक गुजरता है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन उस आंटी के देखने के बाद घर वालों को लगा कि शाहज़ेब ठीक कहता है, क्योंकि बाद में जिन्होंने कहानी भेजी है, जिनका नाम शहजाद अनवर है, वो भी जब पेशावर इस घर में शिफ्ट हो गए थे तो इनके साथ भी बेइंतहा वाक़यात होना शुरू हो गए थे। इनके बेटे के साथ भी हुए थे। इनकी बेटे का वो वाक़या भी आपको मैंने स्टोरी में सुनाया था कि ये एक दफ़ा घर से कमरे से निकलने लगे, बेटे को तैयार किया, बीवी से कहा इसको तैयार कर दो, मैं इसको लेके बाहर जाता हूँ ज़रार को। तो बेटे को उसने तैयार कर दिया, बीवी बाहर चली गई कि बस रेडी है। मैं कमरे में गया, मैंने कहा हाँ तैयार हो गया? कहता हाँ। तो मैंने कहा आ जाओ, तो एकदम रोना शुरू हो गया। कहता मैंने कहा क्या हुआ है? कहता पापा इसने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा किसने मारा है? कहता ये खड़ा है। तो मैंने उधर देखा जिस सिम तो उसने कहा कि थप्पड़ मारा है, उस सिम देखा, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। मैं कहा इधर तो, अब मैं उसको बच्चा था तो उसको तो नहीं कह सकता भाई इधर तो कोई नहीं है। मैं कहा किधर है? कहता ये खड़ा, इसको थप्पड़ मारो ना। मुझे कहता है इसको मारो थप्पड़। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको थप्पड़ मारता हूँ। मैंने यूँ हवा में ज़ोर से ऐसे थप्पड़ मारा जैसे हज़ा में मारते हैं। हवा में मेरा हाथ ऐसे चला गया और वापस आ गया। मैंने कहा बस ठीक है, इसको थप्पड़ मार दिया। तो हंस पड़ा। कहता है देखा है अब रो रहा है, उसको थप्पड़ लग गया। ये वाक़या आपको याद होगा। और कहता है फिर मैं अपने बेटे को लेके बाहर आ गया। तो वहीं पे कहते हैं कि वही बेटा जो है छोटा बेटा ज़रार, और जब ये छोटा सा था, कई वाक़यात जो उन्होंने सुनाए हैं और जो सुनाने भूल गए हैं, वो कहते हैं जिस बेड पे हम लेटते थे, बेड का जो लेफ़्ट साइड का कोना था उस साइड पे बीवी सोती थी, दरमियान में हम बेटे को सुलाते थे और राइट साइड पे मैं सोता था। तो अक्सर रात को बीवी जो नोट करना शुरू किया था, शुरू के दिनों में जो हुआ था वो ये था कि बीवी ने नोट किया ये दरमियान में लेटा हुआ है और बीवी उठ के किसी काम से गई है, बेड पे लेटा हुआ है। बीवी ने पहली दफ़ा ज़रार को जब देखा था तो ये बेड के उस लेफ़्ट कोने की तरफ देख के बातें कर रहा था। बच्चा था, कुछ बातें समझ आ रही थी, कुछ बुड़बुड़ा रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरह बच्चे करते हैं, और उस तरह उससे इस तरह कर रहा है और हाथ भी उसको हिलाता है। और बीवी जब आई उसने देखा बेटा क्या खेल रहा है, ये कौन है कमरे में? देखा कमरे में तो कोई नहीं, और देखा बेटे का मुंह सामने बेड के लेफ्ट कोने की तरफ है और वो मासूम सी आवाज़ में हाँ ना ता ना ना हाँ इस तरह की बातें कर रहा है। बीवी जल्दी से भाग के बेटे के बाद पहुंच गई थी, उसको ज़रार को उठा लिया और अपनी पश्तों में बोली कि क्या हुआ है, ये हुआ है। ज़रार बता क्या सकता, छोटा सा था। उसने शोहर को भी बताया, उसने कहा नहीं बच्चा है ऐसे बात कर रहा होगा, शुरू की बातें हैं। जब दूसरी दफ़ा वो कहती है मैं कमरे में पहुंची तो ज़रार ऐसे ही सामने की तरफ देख रहा था और उस वक्त उसने उसको हाथ हिलाया। मैंने कहा ये दूसरी दफ़ा देख रहा है उसी कोने की तरफ, क्या हुआ है? कहती मैं वहीं पर ज़रा खड़ी हो गई कि इसको देखूँ ज़रा। मैंने उसको देखा तो उसको पहले देखता है, बात करता है, फिर उसके बाद चुप करके देखता रहता है और बैठ जाता है, पॉज लेता है। फिर उधर से जैसे कोई जवाब आया वो सुन के फिर वो गर्दन हिलाता है, गर्दन हिला के फिर उसको जवाब देता है हाथों से और आला 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 करता है। उसके बाद फिर हाथ हिलाता है और मुस्कुराने लगता है। कहती है मैंने फिर उसको जल्दी से उठा लिया कि क्या मुसीबत है भाई, किधर देख रहा है, ये कुछ भी नहीं है सामने। मैंने डरते डरते यूँ सामने देखा, कुछ भी नहीं है। बेटे को उठा लिया, शौहर से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तीसरी दफ़ा कहती है मैं डर इसलिए गई कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था। मैं जब कमरे में गई ये इतना हंस रहा था जैसे कोई खेलता है और बच्चा कह के लगाता है। ये उस वक्त होता है अमूमन जब बच्चे के साथ कोई शरारत कर रहा हो, उसको खेल रहा हो, तंग कर रहा हो, इस तरह तंग नहीं कर रहा हो, उसको साथ इस तरह मस्तियाँ कर रहा हो कि बच्चा कह के लगाता है, खुश होता है। तो उसी कोने के पास बैठा हुआ ऐसी हंसी जा रहा है, ऐसी मस्तियाँ कर रहा है जैसे कोई इसके साथ मस्तियाँ कर रहा हो, और ये ज़ोर ज़ोर से कहका लगाता, कहका हंसते 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 चुप करके यूँ बैठता उसके सामने इस इंतज़ार में कि दोबारा मस्ती करो। बच्चे की जिस तरह गुदगुदी करते हैं या कोई शरारत करे ना बच्चे की, बच्चा हंसना शुरू कर देता है। हंसते हंसते जब चुप करता है तो छोटा बच्चा फिर वेट करता है कि चलो दोबारा करो मैं हंसूँ। अब दोबारा करते हैं तो बच्चा फिर से करता है। तो कहती है हंसते हंसते ऐसे चुप करके बैठता और उसकी तरफ देखता, ऐसे देखता, थोड़ी देर के बाद फिर से कोई कुछ उसके साथ करता और ये अपने जिस्म को हिलाता, हंसना शुरू कर देता। तब मैं समझ गई कोई बाकायदा उसके साथ शरारत कर रहा है, मस्ती कर रहा है और आगे से ये हंसी जा रहा है, और कोई अकेला नहीं है, कोई मस्ती कर रहा है। कहते मैंने बेटे को उठाई और वो डर गई कि ये कोना है जहाँ हर वक्त वो देखता है और हर वक्त देखते वो हंसता भी है, खेलता भी है और यहीं मुसलसल देखता रहता है, हाथ हिलाता है, वो बुड़बुड़ाता है। बच्चा है, उसको बातें करनी नहीं आती लेकिन वहीं पे ही बातें करता है। बाकायदा जब ये भी देख लिया कि कोई उसकी गुदगुदी कर रहा है और उस गुदगुदी करने पर वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा के फिर इंतज़ार करता है चलो दोबारा गुदगुदी करो, तो माँ डर गई।
शहजाद अनवर कहते हैं मुझे बीवी ने कहा कि मुझे तो अब डर लगना शुरू हो गया, उसी कोने की तरफ तो मैं सोती हूँ, ये उसी कोने की तरफ देखता है। रात को मेरी जब अचानक आंख खुल जाती है तो मैं अच्छी खासी डर जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि ये क्या मामला है, मैं क्या करूँ। तो शौहर ने कहा परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होता। उसने हौसला दिया जितना समझा सकता था, बीवी को समझाया, हौसला दिया, लेकिन बीवी डरना शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं कि उस दिन मैं भी परेशान हो गया कि जब बेटा मेरा नीचे था ज़रा, मैं अम्मी अबू के पास नीचे बैठा हुआ था और मेरी बीवी जो थी वो ऊपर कमरे में थी। मैंने अम्मी अबू के साथ कुछ देर बैठ के बातें शातें की और उसके बाद कह लगा, मैंने कहा ठीक है मैं ऊपर जाता हूँ। मैं ऊपर चलता हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँच गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा खोला तो मंज़र देख के मैं एकदम से ठटक गया। आगे अजीबो गरीब मंज़र था। मेरी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस अंदाज में थे कि जैसे खुद उसने अपनी गर्दन को दबा रखा हो और उसकी आंखें बाहर उबल आई थीं, इस अंदाज में जैसे किसी की शदीद गर्दन दबा दी जाती है और उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें जिस तरह बाहर आ जाती हैं, क्योंकि जब आप गर्दन दबाते हैं तो जो ऑक्सीजन है जो दिमाग को जा रहा होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है और इंसान की आंखें एक दफ़ा शदीद खुल जाती हैं और दिमाग बेहोशी की तरफ जाता है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो कह रहा मैंने बीवी को देखा, मैं भागता हुआ गया, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। उसी वक्त उसने एक लंबी सी सांस ली। कह रहा मैं डर गया, मैं कहा क्या हुआ है क्या हुआ है। उसको मैं झंझोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी जैसे होश में आ गई, नॉर्मल सी होगी। मैंने उसको पानी के छींटे मारी, पानी पिलाया। मैंने कहा क्या हुआ है। वो शदीद खौफज़दा थी। मैं जब उसको कुछ बेहतर कर सका, नॉर्मल हो गई, तो मैंने उससे पूछा अब बताओ क्या हुआ। अब उसका कुछ खौफ कम हो चुका था। मैं उसके पास बैठा हुआ था, तब उसने बताना मुझे शुरू किया कि मैं कमरे में आई, बच्चा ज़रा नीचे था, आप उधर बैठे हुए थे, मैं आई, मैंने कहा कमरे में जाके बैठती हूँ। मैं आई और बेड पे आके जिस तरह आप बैठते हैं, पीछे आप बेड के साथ टेक लगा लेते हैं और टांगें सीधी कर लेते हैं, जिस अंदाज में बैठते हैं, मैं इस अंदाज में आके बेड पे बैठ गई कि मेरी जो कमर थी, बेड का जो तकिया होता है बड़ा सा पीछे, उसके साथ मैंने ऐसे टेक लगा ली और टांगें सीधी करके बैठ गई। मैंने ऐसे आंखें बंद की जैसे कोई थक सा जाता है और कुछ लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करता है। मैंने ऐसे आंखें बंद की तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है। आंखें मेरी बंद हैं, लेकिन जैसे महसूस हुआ कमरे में कोई दाखिल हुआ है, मैंने आंखें ऐसे खोल दी और जैसे मैंने आंखें खोली, मेरी निगाह बिल्कुल सामने दो बाजुओं पे पड़ी जो यहाँ तक बाजू थे। पीछे वाला हिस्सा मुझे नज़र नहीं आया, यानी कोहनी जो होती है, ये कोहनी तो ये बनती है, ये वाला हिस्सा बाजू जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कटे हुए कह लीजिए बाजे। पीछे वाला हिस्सा जिसके साथ कंधा जुड़ा होता है, कंधा नहीं था। यहाँ से बाजू शुरू हो रहे थे और दो हाथ काले स्याह जैसे बालों से भरे होते हैं। बाल नज़र नहीं आ रहे थे, ऐसे लगता था जैसे बालों से भरे होते हैं। काले स्याह से हाथ थे, 3 उंगलियां थी टोटल उन हाथों की और नाखून उनके बढ़े हुए थे। या मैंने आंखें खोली हैं, उन्हीं हाथों ने ऐसे बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे। मैंने जैसे आंखें खोली कि कोई आया है, और मैंने जैसे आंखें खोली और जैसे देखा सामने 2 हाथ हैं, बिल्कुल तैयार थे। और जैसे मैंने आंखें खोली हैं, वो दोनों हाथ मेरी गर्दन के इर्द गिर्द आ गए हैं। उन दोनों हाथों ने मेरी गर्दन को इतने ज़ोर से पकड़ लिया है, इतनी ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया है कि मुझे सांस आना बंद हो गई। मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं जितना सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि उन्हीं हाथों ने फिर मैं जिस अंदाज में बैठी हुई थी, इतनी ज़ोर से मेरी गर्दन दबाई और मुझे नीचे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। यानी वो इस तरह जो टेक लगा के बैठी हुई थी बेड के साथ, अब वो घसीटती जा रही हैं ऐसे कि नीचे सीधी होती जा रही हैं, सीधी होती जा रही हैं। और मैं घसीटते 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 बिल्कुल सीधी इस तरह हो गई हूँ कि मेरा सर अब तकिए पे आ गया है। वो सर जो पहले पीछे तकिए के, वो बेड के पीछे वाले हिस्से से टेक लगा के बैठी थी, इतना उन्होंने मुझे घसीटा। उन बाजुओं ने गर्दन दबाते दबाते नीचे की तरफ लेते गए, नीचे की तरफ लेके जाते गए, यहाँ तक कि मैं नीचे सीधी हो गई और मेरा सर तकिए पे था और मेरी आंखें अब बंद हो रही थी। मुझे लगता था कि मैं किसी भी लम्हे मर जाऊंगी। मेरा गर्दन को इतनी ज़ोर से दबाया जा रहा था कि मुझे लगा आज मेरा बचना नामुमकिन है। शायद किसी लम्हे भी मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी और मैं ख़त्म हो चुकी थी। आप कैसे आए, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना याद है, मैंने जब एकदम से ज़ोर से सांस ली
मुझे लगा मैं बच गई हूँ, और तभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा एक धुंधला सा अक्स मुझे नज़र आया, कमरे के अंदर गुप अंधेरा था, और तब मुझे नज़र आया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें देखने के काबिल होती जा रही हैं, मंजर क्लियर होता जा रहा है, और तब मुझे लगा कि मैं कमरे के अंदर वापस हूँ। तभी मैंने आपको देखा, आप मेरे ऊपर झुके हुए थे और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उससे पहले मुझे कुछ याद नहीं। ये याद है कि जब आखिरी लम्हे उन हाथों ने मेरी गर्दन को दबाया था, उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। वो शहजाद कहते हैं कि मैं डर गया। मैंने उसी वक्त बैठ के फिर उनके ऊपर पढ़ाई की, पानी दम किया, उनको दिया और पढ़ाई की, उनको कवर किया, वो काफ़ी कवर हो गई। वो कहते हैं उस घर में जो वाक़यात जितने भी होते थे, शहजाद कहते हैं मुझे और मेरे छोटे भाई शाहजेब को नज़र आते थे, और मेरा बड़ा भाई जो था वो हमेशा हमारा मजाक भी उड़ाता था। वहीं पे उन्होंने एक वीडियो भी वो भी कहा था कि उनके बड़े भाई को भी नज़ारे दिखाए गए, और जो बीवी के साथ भी ये हुआ, बेटे ज़रार के साथ तो बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। खैर वो कहते हैं कि इस तरह के कई वाक़यात उन घरों में हुए। अभी भी कहते हैं कई वाक़यात हैं जो मदर साहब जो याद नहीं आए, क्योंकि ज़िंदगी मसरूफ़ है, काम करना होता है, बिज़ी होते हैं, तो जो जो याद आते हैं तो टाइम निकाल के मैं वाक़यात आपको सेंड करता हूँ। हम दोनों भाइयों ने यूँ समझिए आज तक जिन्नात के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, बहुत खौफज़दा भी हुए हैं, बहुत डरे भी हैं, और बहुत उन्होंने हमें नुकसान भी पहुंचाया है, डराया भी बहुत है, लेकिन हम अल्लाह का जिक्र करते रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे, और आज तक जिस्मानी तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो ये कहानी थी जी, उन्होंने भेजी, उन्होंने कहा और भी वाक़यात हैं। मैंने कहा ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिए, आपके वाक़यात में इंशाल्लाह कहानी में शामिल करूंगा। और यहीं पे ही इसी कमरे में मैंने आपको जो वाक़यात अभी कुछ देर पहले सुनाए हैं, जो हम इनके बेटे को कोई खड़ा ना हुआ नज़र आया था, उसने थप्पड़ मारा था, और कहते हैं मैंने उसको वहीं पे हवा में थप्पड़ मारा था, और पंखे के ऊपर यही कमरा था जहाँ पे मेरी बीवी का गर्दन जहाँ पे दबाई गई, कोने पे मेरा बेटा देखता था, तो वहीं पे वो पंखे पे ऊपर बैठा हुआ था और मेरा बेटा उसको हाथ हिला रहा था और सारा कुछ। तो ये कहानी थी जी शहजाद अनवर की, ज़िला करक, गाँव लातंबर, खैबर पख्तूनख्वा, और अब ये पेशावर में रहते हैं। तो आज की इस कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग भी चाहते हैं आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन 2 बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो लोग कहानी भेजना चाहते हैं ये वाला पोर्शन उनके लिए होता है। 2 बातें जिनका ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात, जब आप कहानी मुझे सेंड करेंगे, लिखी हुई हो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, तो आप कहानी मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। आपने कहानी व्हाट्सएप पे जब सेंड कर दी तो उसके बाद लास्ट में एक अलग से मैसेज लिखना है, और उसमें लिखना है स्टोरी, STORY। मैं रिपीट करता हूँ, STORY, इंग्लिश में स्टोरी लिखें, या उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं, सीन टेवा टो रे छुटिए री स्टोरी। ये सबसे लास्ट में अलग से एक मैसेज लिखना है और आपने इसको सेंड कर देना है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए होते हैं सवालों जवाब के हवाले से भी, तो स्टोरी मिक्स ना हो जाए, तो जब आप अलग से एक मैसेज लास्ट में स्टोरी लिख के भेजते हैं तो मैं देखता हूँ, तो मुझे स्टोरी फ़ौरन नज़र आ जाता है उस वीडियो को खोल के, और मैं फिर देखता हूँ, अगर वो स्टोरी है सुनता हूँ तो उसको नंबर दे के सेव कर लेता हूँ, जब नंबर आता है तो सुना देता हूँ। कुछ लोगों ने झूठ भी बोला, स्टोरी लिख के भेज दी और स्टोरी थी नहीं, तो मैंने उनको वैसे ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि झूठे लोगों से मुझे वैसे ही नफरत है। दूसरी बात जिसका ख़ास ख्याल रखना है, आपने अपना नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, गांव का नाम, गांव जितने भी कहानी के किरदार हैं सब मुझे फ़र्ज़ी रियल बताने हैं, आपने हकीकी नाम बताने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहानी में उनको रियल ना बताऊं, फ़र्ज़ी बताऊं, तो आप साथ में फ़र्ज़ी नाम लिख के भी भेज दिया करें। ये ना कहा करें कि जी आप फ़र्ज़ी खुद रख लीजिएगा, क्योंकि आप बेहतर फ़र्ज़ी नाम रख के भेजेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप फ़र्ज़ी नाम भी रख लीजिएगा, जिस तरह में एक बंदे का नाम कामरान है, आप फ़र्ज़ी नाम रख दें, जिसका नाम इमरान रख दें, तो मैं उसका फ़र्ज़ी नाम इमरान रख दूँगा। तो इसलिए फ़र्ज़ी नाम भी आप मुझे लिख के बताया करें, रियल भी बता दिया करें और साथ में फ़र्ज़ी भी बताया करें। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने कहानी को भेजना है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550, और इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92313665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मदे को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।